तो मैं खास तौर पे ये सवाल उन बच्चों के लिए पूछना चाह रहा था, लेकिन आप दोनों ने ही कहा कि हाँ, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। निपुण, आपने बताया कि 3 सिनेरियो आपको बनते हुए नजर आएंगे। नो डाउट कि जीसीसीज की काफ़ी बातचीत अब देश के अंदर होने लगी है, और साथ में यह है कि रिमोट जॉब, अब तो आप ऐसे युग में हैं जहां पर रिमोट जॉब्स के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी किसी को लगता है कि मुझे यूएस या उस लेवल पे जाके काम करना है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है, तो अब उसके लिए क्या तरीका होगा? सुना तो मैंने ये भी था, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये लॉटरी सिस्टम भी बंद होगा और फिर बहुत ही हाई स्किल्ड लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब आप हाईली क्वालिफाइड हैं, जो आसानी से या तो अमेरिका में मिलते नहीं, या मिलते हैं तो उनकी कॉस्ट इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है, जो कि उस मुकाबले में अभी भी आपको किसी को इनसोर्स करना ज़्यादा आसान होगा। फिर भी वो कौन सी जगह बचती हैं? तो देखिए, इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। एक तो अगर लॉटरी सिस्टम हटता है और मेरिट बेस्ड सिस्टम आता है, तो वो तो आई थिंक एक वेलकम मूव होगी, बिकॉज उसमें जो मेरिटोक्रेटिक सिस्टम है उसको बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीज है कि आज जो अमेरिका में लोग काम कर रहे हैं, अगर H1B वीजा में दिक्कत आएगी तो वो एक कॉन्सेप्ट है नियर शोरिंग। जैसे मेरे को कोई एक जानने वाले हैं, उनका बेटा, उनको H1B वीजा नहीं मिला, तो वो मेक्सिको में उस कंपनी ने उनको अपॉर्चुनिटी दे दी है, जहाँ पे टाइम जोन का भी डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से लोगों के पास कनाडा में रहकर अमेरिकन कंपनीज में काम करने का एक अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरा, जो स्टूडेंट्स के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है कि जो बाकी कंट्रीज हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने के लिए कोशिश की है। कल आपने देखा होगा कि जर्मनी के एम्बेसडर ने एक वीडियो मैसेज रिलीज किया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि इन जर्मनी यू कैन गेट एजुकेशन एट ए रीजनेबल वैल्यू एंड देयर इज अ वेरी स्टेबल पॉलिसी एंड इट इज अ वेरी वेलकमिंग एनवायरनमेंट। सिमिलरली हमने सुना है कि यूके के अंदर भी प्रयास हो रहा है कि हम कैसे वीजा फ्रेंडली और हाई टैलेंट फ्रेंडली पॉलिसी बनाएं। तो जो भी बाकी अदर डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, यूके, जर्मनी एंड इवन जापान, these countries will also try to look at this opportunity, because आज जितने स्टेम ग्रेजुएट्स इंडिया जनरेट कर रहा है, उस मात्रा में दुनिया में कोई भी और देश उपलब्ध नहीं करा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे IIT 16,000 IIT के ग्रेजुएट्स जनरेट करते हैं। सिमिलरली हमारे NIT से जितना हाई क्वालिटी स्टेम ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं, वो किसी भी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, एंड आई एम श्योर the American companies will also find ways, and companies in Europe especially will also try to take advantage of this challenge which has happened in America. एक और महत्वपूर्ण सवाल श्रुति, वो ये कि बहुत सारे बच्चे अमेरिका पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज करते हैं वहाँ पे, जो कई लाख रुपए, मतलब 40-50 लाख, 60 लाख, या इवन ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, उससे ऊपर का ही खर्चा आता है। और वो सब इस उम्मीद में होता है कि वहीं एक नौकरी लगेगी, वही डॉलर वाली तनख्वाह आएगी, और उससे मेरा फिर वो लोन चुकता होगा, या जो खर्चा मैंने किया है वो ऑफसेट होगा। लेकिन पढ़ाई वाला मामला तो मुझे लगता नहीं कि रुकेगा, वो तो उनकी कमाई है। लेकिन क्या अब ये रिस्की नहीं हो जाएगा कि आप बहुत महंगी पढ़ाई करने जाएं और पता चला कि फिर वो जो कन्वर्जन ऑफ वीजा है वो नहीं हो पा रहा है? ज़्यादा बेहतर आप बताएंगे कि क्या टेक्निकली मैं सही बोल रहा हूं, या अब ये राह भी मुश्किल हो चली है? तो हम जो एंटिसिपेट कर रहे हैं वो ये है विपिन जी कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन विल कम डाउन, क्योंकि मिलना बहुत बच्चे जो है उतने एक्साइटेड नहीं होंगे, क्योंकि H1 वीजा मुश्किल हो जाएगा। सो जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका कॉस्ट, जो मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ कि वो कम हो जाना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो जब एक बार वो कॉस्ट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हर जगह होता है। तो एक तो ये है। पर जैसे अभी सर भी बोल रहे थे, मेरे ख्याल से, और मैंने भी पहले बोला, मेरे ख्याल से हमें यूएस के बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें देखनी चाहिए। मैं समझ रही हूँ कि हमारा एक अमेरिकन ड्रीम है, मैं ये भी समझ रही हूँ कि हम वहां जाके अच्छे एंड बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं। इफ यू आर रियली टैलेंटेड, अभी भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिनके पास पैसे हैं वो अभी भी अप्लाई करेंगे। लेकिन वहां से आप पढ़ाई करके यूरोप में अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ सकते हैं। वहां से पढ़ाई करके मिडिल ईस्ट आजकल बहुत खुल रही है। जर्मनी सर ने बोला, नेदरलैंड्स है, सिंगापुर है, हांगकांग है, तो ऑप्शंस बहुत हैं। वी आर लुकिंग एट सम 180 से ज्यादा कंट्रीज हैं दुनिया में। तो वहां से पढ़ाई करिए, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करिए, और उसके बाद बाहर अपॉर्चुनिटीज देखिए। मैं सुनता हूं जर्मनी में तो कुछ ऐसे भी कोर्स ऑफर होते हैं कि बस आपको जर्मन आनी चाहिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। एटलीस्ट जो एजुकेशनल कॉस्ट होती है वो फ्री होती है। क्या बात सही है?
जर्मनी डज एक उनका वीजा का एक क्राइटेरिया है कि आपको जर्मन आनी चाहिए, स्पेशली अगर आप वर्क वीजा ले रहे हैं तो। और उनकी पढ़ाई में भी कई जगह पे कुछ यूनिवर्सिटीज में है कि अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज नॉलेज है देन द कॉस्ट इज डिस्काउंटेड। वो एक ऑप्शन है आपके, मतलब ऑप्शंस अगर हम ढूंढने चलेंगे, और करियर काउंसलर्स ऑलरेडी आर फंक्शनिंग फुल ऑन दिस ऑप्शंस। जैसा मैंने कहा, तकरीबन 15 से 20 कंट्रीज तो ऐसी हैं जो अभी ये अपॉर्चुनिटी का बहुत ज्यादा एकदम फायदा उठाएंगे। राइट तो यहाँ पर देखिए, एक दरवाज़ा बंद होता है कहते हैं ना, तो कई दरवाजे खुलते हुए नज़र आते हैं। तो ये भी लगभग वैसा ही मामला है कि एक पैटर्न था जो सालों से चला आ रहा था, सिस्टम बन गया था, वो अगर थोड़ा डिसरप्ट होगा तो शायद बेहतरी के लिए होगा। आप थोड़ी और चीज़ें तलाशेंगे और हो सकता है जब हम ऐसी स्थिति में पहुँचते हैं तो पता लगता है कि अरे इससे भी बढ़िया चीज़ें मौजूद थी, हम तो वहीं अटक के रह गए थे। नो डाउट एक अमेरिकन ड्रीम होता है, लेकिन अगर वो इतना महंगा हो चला है तो ऐसा नहीं कि दुनिया वहीं खत्म हो रही। छोटा